Hello and welcome back to Serotype Delta. In this lecture, we are looking at hypovolemic shock. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. When the body loses so much circulating fluid that the heart cannot fill properly, that is hypovolemic shock. जो आपका फ्लूइड लॉस है वो तीन टाइप का हो सकता है, या तो ब्लड लूज हो सकता है, या फिर वाटर का लॉस हो सकता है, या प्लाज्मा का लॉस हो सकता है. अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम हेमरेज बोलेंगे. वाटर का लॉस किस कंडीशन में हो सकता है, या तो वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, या डिहाइड्रेशन. इन केसेस में पेशेंट जो है वो वाटर लूज करेगा बॉडी से. वॉमिट के अंदर निकल जाएगा वाटर, डायरिया में फीसिस के अंदर वेस्ट हो जाता है. डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन, जैसे कि लू लग गई पेशेंट को, या फिर वो बहुत ही वाटर का इंटेक उसका लिमिटेड है, तो डिहाइड्रेशन में भी वाटर का लॉस हो गया. प्लाज्मा का लॉस कब हो सकता है? बर्न्स में या सिवियर इन्फेक्शंस में. बर्न्स में क्या होता है? बर्न्स में जो कैपिलरीज होती है उनके वॉल डैमेज हो जाते हैं, और जो टिश्यूज होता है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए प्लाज्मा का लॉस होता है. सिवियर इन्फेक्शंस के अंदर भी इन्फ्लामेशन की वजह से जो कैपिलरी परमिएबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है. दैट्स वाई देयर इज प्लाज्मा लॉस. हाइपोवोलीमिया में क्या होता है? हाइपोवॉल्यूमिया होगा अगर पेशेंट को, तो क्या होगा? हार्ट के अंदर जो वीनस रिटर्न है वो कम हो जाएगा. हार्ट के अंदर ब्लड ही कम आ रहा है तो जो हार्ट का प्रीलोड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. हार्ट का प्रीलोड रिड्यूस हो गया तो हार्ट के पास पंप करने के लिए वो फ्लूइड नहीं है, ब्लड ही नहीं है हार्ट के पास पंप करने के लिए, तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा. स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उसका ओवरऑल कार्डियक आउटपुट भी ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है. व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट इज हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? हार्ट के प्रीलोड पे डिपेंड करता है, यानी उसके पास हार्ट में कितना ब्लड वापस आ रहा है उस पर स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड करता है. अगर कार्डियक आउटपुट कम होगा तो टिश्यूज का परफ्यूजन कम होगा. लो टिश्यू परफ्यूजन विल लीड टू लो ऑक्सीजन डिलीवरी विच वी कॉल शॉक. सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से ऑक्सीजन की डिलीवरी खराब हो रही है, दैट इज शॉक. बॉडीज रिस्पॉन्स टू हाइपोवॉल्यूमिया. बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है हाइपोवॉल्यूमिया में? सबसे पहले तो आपके जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं दे विल डिटेक्ट लो प्रेशर. आपके जो बैरो रिसेप्टर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि प्रेशर कम है. ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कैरोटिड साइनस में एंड एओर्टिक आर्च में. उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा. लो ब्लड प्रेशर के रिस्पॉन्स में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसमें क्या रिलीज होता है? एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन. एड्रेनालिन आपको पता है अल्फा बीटा रिसेप्टर्स पे काम करता है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 है ना. और नॉर एड्रेनालिन किस पे काम करता है? अल्फा 1 अल्फा 2 एंड बीटा 1 पे. तो अल्फा 1 का होता है, अल्फा 1 होता है आपकी ब्लड वेसल्स में. तो अल्फा 1 का एक्टिवेशन होगा तो क्या होगा? पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा. पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन क्यों करते हैं? ताकि हम सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ा सके, ताकि जो शॉक का इफेक्ट है वो कम हो सके. ठीक है. ये बॉडी का कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है. पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ाना बॉडी का कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है इन एन अटेम्प्ट टू रेज द प्रेशर. प्रेशर रेज करने से क्या फायदा है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी ब्लड प्रेशर रेज करने से फायदा क्या है? आपका जो परफ्यूजन है वो मेंटेन कर पाएगी बॉडी. दैट्स व्हाई इट ट्राइज टू रेज द सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस. पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन टू ट्राई एंड मेंटेन बीपी एंड परफ्यूजन रिजल्ट्स इन कोल्ड पेल एंड क्लैमी स्किन. व्हाट इज क्लैमी स्किन? क्लैमी स्किन का मतलब बेसिकली है कोल्ड स्वेट. ठीक है. आपका जो हाथ है उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर स्वेटिंग होगी, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो रहा है इसलिए स्वेटिंग हो रही है, लेकिन आपका स्वेट जो है वो प्रॉपर्ली इवैपोरेट नहीं होगा, तो इसको कोल्ड स्वेट बोलेंगे. आपका जो हाथ है उसमें ब्लड क्या है? ब्लड कोर की तरफ डायरेक्ट हो चुका है, वाइटल ऑर्गन्स की तरफ डायरेक्ट हो चुका है, स्किन से हट गया है, तो जो वार्मथ है ना ब्लड की वो स्किन पे नहीं आएगी, तो वो स्किन कैसी रहेगी? कोल्ड रहेगी और स्वेटी हो जाएगी. स्वेटी बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिवेशन एंड कोल्ड क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो गया वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से. दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्लैमी स्किन. क्लैमी मतलब कोल्ड स्वेट वाली स्किन. ठीक है. उसमें क्या होगा? पेल हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी एंड क्लैमी हो जाएगी स्किन एज ब्लड इज रीडायरेक्टेड टू कोर एंड वाइटल ऑर्गन्स. ठीक है. अच्छा. टैकीकार्डिया होगा एक तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से, और क्या होगा? टैकीकार्डिया होगा. टैकीकार्डिया होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी. हार्ट रेट इंक्रीज क्यों कर रहे हैं हम? इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. ठीक है. तो दिस वाज द बॉडीज कॉम्पेंसेटरी रिस्पॉन्स टू हाइपोवॉल्यूमिया. व्हाट हैपेंस व्हेन कॉम्पेंसेशन फेल्स, यानी कि आपका जो हाइपोवॉल्यूमिया है उसमें बॉडी ने जो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म डिप्लॉय किए थे वो फेल होने लग जाएंगे. ठीक है. क्योंकि आपके जो पेरिफेरल टिश्यूज है, सबसे पहले तो देखते हैं वेसोकंस्ट्रिक्शन फेल होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपके पेरिफेरल टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो दे विल स्विच टू एनारोबिक रेस्पिरेशन. इफ दे ट्राई एनारोबिक रेस्पिरेशन, उससे क्या होगा? लैक्टेट प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगी. वो लैक्टिक एसिड क्या करेगी? आपकी एसिडोसिस कॉज करेगी, और जो एसिडोसिस होता है उसका इफेक्ट क्या होता है? टिश्यूज प्रोड्यूस टू मच लैक्टेट व्हेन हाइपोपरफ्यूजन परसिस्ट. एसिडिटी मेक्स ब्लड वेसल्स नॉन रिस्पॉन्सिव टू कैटेकोलामीन्स. ठीक है. जो एसिड बन गई है उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो आपके अल्फा रिसेप्टर होंगे ब्लड वेसल्स पे, अल्फा 1 होते हैं ना जो वेसोकंस्ट्रिक्शन के लिए नेसेसरी है, वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन को. वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आपका जो वेसोकंस्ट्रिक्शन है वो बॉडी मेंटेन नहीं कर पाएगी, प्रेशर गिर जाएगा. ठीक है. परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. उसके अलावा जो कैपिलरीज होंगी वो लीकी होने लग जाएंगी. कैपिलरीज बिकम लीकी एंड जो आपका प्लाज्मा है इट विल स्टार्ट एस्केपिंग इनटू टिश्यूज. आपका इवेंचुअली क्या होगा? आपकी कैपिलरीज लीकी होने लग जाएंगी, वो वेसोडाइलेशन भी हो गया और कैपिलरीज भी लीक करने लग गई, तो प्लाज्मा क्या होगा? इट विल स्टार्ट एस्केपिंग इनटू टिश्यूज. टिश्यूज में एस्केप होगा तो आपका जो वॉल्यूम वैसे ही कम था और प्लाज्मा एस्केप हो गया तो वॉल्यूम लॉस वर्सन हो जाएगा. उसके अलावा प्रेशर भी मेंटेन नहीं कर पा रही तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा? इट विल ड्रॉप शार्पली. आपका ब्लड प्रेशर बहुत फास्ट गिरेगा. दिस इज नोन एज डीकॉम्पेंसेटेड फेज. डीकॉम्पेंसेशन होगा तो उससे क्या होगा? उससे आपका ऑर्गन फेलियर चालू होने लग जाएगा. जैसे कि आपकी जो किडनीज होंगी वो यूरिन प्रोड्यूस करना बंद कर देंगी. क्यों? क्योंकि उनके पास ब्लड ही नहीं आ रहा प्रोड्यूस करने के लिए. उनके एफरेंट आर्टीरियल्स में ब्लड का सप्लाई कम हो चुका है, तो फिर किडनीज बिगिन टू शट डाउन. आपका जो पेशेंट है ऑलिगोयूरिया या एन्यूरिया में चला जाएगा. ठीक है. ब्रेन में क्या होगा? ब्रेन के पास भी इनफ ऑक्सीजन नहीं आ रही तो ब्रेन में मेंटल स्टेटस ऑल्टर होने लग जाएगा, कंफ्यूजन होगा, पेशेंट को डिलीरियम होगा. लिवर में क्या होगा? लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि ब्लड नहीं आ रहा, ब्लड सप्लाई नहीं, एनर्जी नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रहा. ठीक है. ब्लड सप्लाई खराब हो गई है तो डिटॉक्सिफिकेशन कम हो जाएगा लिवर के अंदर. उसके अलावा जो हार्ट होगा हार्ट विल बिकम इस्कीमिक, चेस्ट पेन हो सकता है उसको. अब हम देख रहे हैं जो आपका लैक्टिक एसिडोसिस होगा उसका क्या इफेक्ट है? लैक्टेट में बिगिन राइजिंग बिकॉज सेल्स स्विच टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म. ठीक है. आपके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो दे विल स्विच टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म. तो क्या होगा? आपका लैक्टिक एसिडोसिस होगा पेशेंट में. वो लैक्टेट प्रोड्यूस करेंगे इंस्टेड ऑफ एटीपी. ठीक है. लैक्टेट का प्रोडक्शन होगा तो जो आपका हाई लैक्टेट है इट इज एन इंडिकेटर ऑफ टिश्यू हाइपॉक्सिया. जो आपका लैक्टेट है इट इज यूज टू ट्रैक द सिवियरिटी ऑफ शॉक. ठीक है. अगर आपके पेशेंट में लैक्टेट बढ़ा हुआ ही रह रहा है, इफ हाई लैक्टेट परसिस्ट दैट इंडिकेट्स शॉक वाज नॉट रिजॉल्व. ठीक है. आपका जो पेशेंट है उसको आपने ट्रीट किया लेकिन उसका लैक्टेट अभी भी बढ़ा हुआ आ रहा है, दैट इंडिकेट्स कि जो आपका शॉक है पेशेंट में इट इज नॉट रिजॉल्व. लैक्टेट इज एन इंडिकेटर ऑफ सिवियरिटी ऑफ शॉक. ठीक है.
ठीक है। लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन फेल होता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कमजोर हो जाएगी, हार्ट जो है वो गुड प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता हाई एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लिनिकल पिक्चर ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। टैकीकार्डिया होगा एक तो पेशेंट को, वाई टैकीकार्डिया, बिकॉज हार्ट रेट इंक्रीज हो गई, बिकॉज इट ट्राइज टू मेंटेन कार्डियक आउटपुट। हमारा जो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हुआ था लो ब्लड वॉल्यूम की वजह से, वो क्या करेगा, वो टैकीकार्डिया करवाएगा, क्योंकि बॉडी कार्डियक आउटपुट मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। हाइपोटेंशन होगा क्योंकि फ्लूइड ही नहीं है एक तो, उसके अलावा वेसोकंस्ट्रिक्शन फेल होने लग जाएगा। बीपी फॉल्स व्हेन कॉम्पेंसेशन फेल्स, यानी डीकॉम्पेंसेटेड फेज में आपका जो बीपी है इट विल स्टार्ट फॉलिंग, ठीक है। कोल्ड एंड पेल स्किन यानी क्लैमी स्किन, जो क्लैमी स्किन का क्या मतलब है, कोल्ड स्वेट, ठीक है। कोल्ड पेल एंड क्लैमी स्किन, सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्शन शंट्स ब्लड टू वाइटल ऑर्गन्स। आपके स्किन के ऊपर जो ब्लड सप्लाई है इट इज गेटिंग रीडायरेक्टेड टू योर वाइटल ऑर्गन्स, यानी आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में, आपकी किडनीज के पास रीडायरेक्ट हो रही है, तो स्किन के पास नहीं आ रही। स्किन के पास नहीं आ रही तो स्किन कैसी हो जाएगी, एक तो स्वेटिंग होगी क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो रखा है इसलिए स्वेटिंग होती रहेगी, उसके अलावा जो ब्लड है वो अलग तरफ डायरेक्टेड है, यानी आपके कोर के ऑर्गन्स में डायरेक्टेड है, स्किन की तरफ नहीं आ रहा, तो क्या होगा, वहाँ पे इवेपोरेट नहीं होगा स्वेट प्रॉपर्ली, ठीक है। इवेपोरेट नहीं होगा स्वेट प्रॉपर्ली तो क्या होगा, स्वेट वही पड़ा रहेगा एंड योर स्किन विल बिकम कोल्ड। दैट इज वाई कोल्ड स्वेट होता है उसके अंदर, क्लैमी स्किन हो जाती है, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ शॉक। वीक पेरिफेरल पल्स, बिकॉज देर इज नॉट इनफ वॉल्यूम इन दी आर्टरीज, आपकी आर्टरीज है उसमें इनफ वॉल्यूम ही नहीं है। आपका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या होता है, वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड का सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम हो गया, तो जो आपकी पल्स है वो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है। फास्ट एंड शैलो ब्रीदिंग, जो आपके लैक्टिक एसिडोसिस हो रखा है उसकी वजह से जो बॉडी को लगेगा कि हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, ठीक है। बॉडी विल ट्राई टू ब्लो ऑफ CO2 टू कॉम्पेंसेट फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। लो यूरिन आउटपुट, क्योंकि किडनीज के पास ब्लड नहीं आ रहा है एडिक्वेट, किडनी शट डाउन ड्यू टू लो परफ्यूजन। वाई बीपी में अपीयर नॉर्मल अर्ली, इनिशियली तो आपका जो बीपी होगा वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में नॉर्मल दिखता है। वाई अर्ली शॉक शोज नॉर्मल बीपी बिकॉज ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्शन, एक तो आपका जो बॉडी का कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म था ना उसकी वजह से नॉर्मल दिखता है, यानी वेसोकंस्ट्रिक्शन और टैकीकार्डिया की वजह से नॉर्मल दिखता है। वेसोकंस्ट्रिक्शन से क्या होता है, इट रेजेस सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गई तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ी रहेगी, तो है ना इनिशियली क्या होगा, आपका बीपी नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन और उसके अलावा जो टैकीकार्डिया रेजेस कार्डियक आउटपुट पार्शियली, तो इन दोनों के ओवरऑल इफेक्ट से क्या होगा, इनिशियली आपका जो शॉक है उसमें बीपी नॉर्मल दिखेगा, बट फिर डीकॉम्पेंसेटेड फेज में जाने के बाद उसका जो बीपी है वो शार्पली ड्रॉप हो जाता है। बीपी कोलैप्सेस ओनली व्हेन कॉम्पेंसेशन इज exhausted. Now we are looking at hemorrhagic shock. Hemorrhagic shock is a type of hypovolemic shock caused by blood loss. ठीक है, सिंपल है, आपका ब्लड लॉस हो गया है तो उसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिया हो गया which will lead to shock. बॉडी कॉम्पेंसेट्स बाय टैकीकार्डिया एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन, यही मैकेनिज्म होता है बॉडी का हाइपोवॉल्यूमिया को रिस्पॉन्ड करने के लिए। एक तो हार्ट रेट बढ़ा दो ताकि कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो सके, उसके अलावा वेसोकंस्ट्रिक्शन कर दो इन एन अटेम्प्ट टू मेंटेन द सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। ये मैकेनिज्म क्या करते हैं, दीज मैकेनिज्म्स आर मेंट टू बाय टाइम, ओवर टाइम कॉम्पेंसेशन फेल्स, ठीक है। कॉम्पेंसेशन जो होता है वो आपका वो मेंटेन नहीं कर सकती बॉडी पूरे टाइम, वो इवेंचुअली फेल होने लग जाएगा, ठीक है। इसके 3 रीजन होते हैं। सबसे पहले तो आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसकी भी लिमिट्स है, वो भी बर्न आउट होने लगता है। सेकंड रीजन क्या है इसका, जो आपका एसिडोसिस हो रहा है वो क्या करेगा, वो एसिडोसिस विशियस साइकिल में कंट्रीब्यूट करता है। वो एसिडोसिस क्या करता है, आपका जो हार्ट पहले ही कमजोर, हार्ट के पास क्या है, प्लम्प करने के लिए फ्लूइड ही नहीं है, और जो एसिडोसिस होता है इट वीकन्स योर हार्ट मसल, एसिडोसिस वीकन्स द हार्ट एंड पैरालाइजेस द वेसल्स, ठीक है। पैरालाइजेस द वेसल्स का क्या मतलब है, वेसोकंस्ट्रिक्शन मेंटेन नहीं कर पाएगी बॉडी एसिडोसिस में। तीसरा रीजन क्या है, माइक्रोवैस्कुलर कोलैप्स हैपेंस, तो आपका जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो भी डैमेज हो जाता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, वो डैमेज हो जाता है तो एक पॉइंट के बाद आपका शॉक इरिवर्सिबल भी हो जाता है, ठीक है। हम एक एक करके तीनों को समझते हैं। सिंपैथेटिक आउटपुट बर्नआउट, सिंपैथेटिक सिस्टम की भी लिमिट्स है। सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हुआ था आपके हाइपोवॉल्यूमिया के रिस्पॉन्स में, यानी ब्लड प्रेशर कम हो गया था तो बॉडी ने क्या किया था, सिंपैथेटिक सिस्टम को ऑन किया था इन एन अटेम्प्ट टू रिस्टोर द ब्लड प्रेशर, लेकिन उसकी भी क्या होती है, लिमिट्स होती है। सबसे पहले तो कैटेकोलामिन रिसेप्टर्स का बर्नआउट होने लगता है, ठीक है। बड़े में एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन के लेवल्स बड़े में बहुत देर से, ठीक है। तो जो आपके रिसेप्टर्स होंगे उनका ऑटो रेगुलेशन होता है, वो डाउन रेगुलेट होने लग जाएंगे, आपके रिसेप्टर्स ही कम एक्सप्रेस होने लग जाएंगे, तो आपकी जो वेसल्स है उन पर अल्फा 1 रिसेप्टर कम एक्सप्रेस होंगे तो फिर उसका डाउन रेगुलेशन होगा, एक रीजन तो ये हो गया। उसके अलावा एसिडोसिस रिड्यूसेस सेंसिटिविटी ऑफ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, ये हमने पढ़ाई है। एसिडोसिस में क्या होता है, आपके जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स हैं, जो एक्जिस्टिंग रिसेप्टर्स हैं उनका भी रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाएगी कैटेकोलामिन्स की लिए। और कंटिन्यूड वॉल्यूम लॉस ओवरवेल्म्स बॉडीज अटेम्प्ट टू मेंटेन बीपी विद वेसोकंस्ट्रिक्शन, एक पॉइंट के बाद आप खाली आर्टीरियल के अंदर कितना ही वेसोकंस्ट्रिक्शन कर लें उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर होने के लिए फ्लूइड भी चाहिए होता है, और एक पॉइंट के बाद क्या होता है, फ्लूइड का लॉस इतना सीवियर हो जाता है कि आप कितना ही वेसोकंस्ट्रिक्शन कर लें इट इज नॉट इनफ टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर, तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम का बर्न आउट होने लगता है। सबसे पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा क्या है, एसिडोसिस वीकन्स द हार्ट एंड पैरालाइजेस द वेसल्स, जो आपकी कार्डियक मसल्स होती हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ड्रॉप हो जाती है व्हेन पीएच फॉल्स, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी ड्रॉप्स व्हेन पीएच फॉल्स, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजेस द कार्डियक आउटपुट, दिस विल कॉम्प्रोमाइज द कार्डियक आउटपुट, आपकी हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही तो स्ट्रोक वॉल्यूम सफर करेगा ना, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी तो हार्ट कम ब्लड पंप कर पाएगा, उसके पास ब्लड आ भी रहा हो तो भी वो कमजोर हो जाएगा। एसिडिक कंडीशन में हार्ट प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को अफेक्ट करती है एसिडोसिस नेगेटिवली, ठीक है। आर्टीरियल्स स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू कैटेकोलामिन्स इन एसिडोसिस, वही रीजन हमारा अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड नहीं करता एसिडोसिस में, अल्फा बीटा रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी कम हो जाती है एसिडिक कंडीशन में, तो बीपी विल बिगिन टू क्रैश। इन दोनों रीजन से क्या होगा, आपका जो बीपी होगा इट विल क्रैश, ठीक है, आपका बीपी सडनली ड्रॉप हो जाएगा, दिस इज नोन एज डीकॉम्पेंसेशन। डीकॉम्पेंसेशन में जाने के अलावा क्या होगा, पेशेंट के साथ उसका माइक्रोवैस्कुलर कोलैप्स होने लग जाएगा, आपको उसका माइक्रोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो कोलैप्स होगा, उसका जो माइक्रो सर्कुलेशन है इट विल गेट डैमेज, ठीक है। 3 रीजन से, क्योंकि एक तो कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं, आपकी जो कैपिलरीज होती हैं उन पे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि आपके ब्लड के फ्लो को मेंटेन करते हैं, जो कि डायरेक्ट करते हैं आपके ब्लड के फ्लो को कि इस कैपिलरी में भेजो, इस कैपिलरी में मत भेजो। लेकिन आपका जो शॉक है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, उसमें क्या होगा, ये स्फिंक्टर्स डैमेज हो जाएंगे और ये क्या रहेंगे, खुले रह जाएंगे, तो सारी कैपिलरीज एक साथ खुली रह जाएंगी। नॉर्मली
फ्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स रेगुलेट विच कैपिलरीज रिसीव ब्लड फ्लो। ठीक है, आपकी कौन सी कैपिलरी में ब्लड जाना चाहिए, आपके ऑटो रेगुलेशन का सिस्टम था इसका, लेकिन वो डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, डैमेज बाय शॉक दिस कंट्रोल इज लॉस्ट एंड ब्लड फ्लो इज इनएफिशिएंट। यानी आप कैपिलरीज को कॉन्ट्रैक्ट डायलेट नहीं कर पाएंगे ये कंट्रोल करने के लिए कि कहाँ पे भेजना है, ब्लड अपने आप ही जाता रहेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो जाएगा ब्लड का। उसके अलावा लीकी कैपिलरीज क्यों होंगी, बिकॉज देयर इज एंडोथेलियल इंजरी। शॉक में क्या होगा, एंडोथेलियम इंजर हो जाएगी बॉडी की। ठीक है, प्लाज्मा लीक आउट होने लगेगा तो बॉडी में क्या होगा, इडीमा हो जाएगा, इडीमा होगा और सर्कुलेटिंग वॉल्यूम विल वर्सन। जो आपका पहले कम सर्कुलेटिंग वॉल्यूम था उसमें से भी इडीमा के चक्कर में और कम हो गया। ठीक है, फर्दर डिक्रीज इन सर्कुलेटिंग वॉल्यूम बिकॉज ऑफ लीकी कैपिलरीज। उसके अलावा आपकी जो कैपिलरीज उनमें क्या होगा, उनके अंदर माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्म होने लग जाएंगे। वो माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्म होंगे क्यों, एंडोथेलियल इंजरी हुई है इसलिए वो फॉर्म होने लग जाएंगे, तो दे विल ब्लॉक ब्लड फ्लो। ठीक है, वो ब्लड फ्लो को ब्लॉक करने लग जाएंगे। दिस विल प्रिवेंट टिश्यू ऑक्सीजनेशन एंड क्रिएट नो फ्लो जोन्स। क्या क्रिएट हो जाएंगे, नो फ्लो जोन्स। ठीक है, कुछ बॉडी के अंदर कुछ एरियाज हो जाएंगे जहाँ पे ब्लड जाएगा ही नहीं। आप बाद में वो हाइपोवॉलीमिया रिवर्स भी कर देंगे, अगर आप बाद में सही भी कर देंगे उस पॉइंट के बियॉन्ड ये इरिवर्सिबल हो चुका है। Even if BP rises again, if microcirculation is dead, then blood cannot be delivered where it is needed। ठीक है, माइक्रोसर्कुलेशन ही अगर आपका पूरा खराब हो चुका है तो एक पॉइंट के बाद आपका जो शॉक है दिस मेक्स शॉक इरिवर्सिबल एट सम पॉइंट। ठीक है, आपका जो शॉक है वो इरिवर्सिबल भी हो सकता है। अच्छा, अब हमारा जो हेमरेजिक शॉक होता है उसके अंदर 4 फेजेस होते हैं, डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस बेस्ड ऑन सिवियरिटी ऑफ फ्लूइड लॉस, क्लास 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, क्लास 4 तो क्या होता है, 2000 ml से ज्यादा अगर फ्लूइड लॉस हो चुका है तो फिर क्लास 4 है। 2 लीटर से ज्यादा आपका ब्लड लूज हो चुका है दैट इज क्लास 4। ठीक है, 2 लीटर या फिर 2 लीटर से ज्यादा दैट इज क्लास 4। और 750 ml से कम है तो क्लास 1। 750 का डबल क्या होता है 1500, तो 750 और 1500 के बीच में लूज हुआ है दैट इज क्लास 2। 1500 से 2000 के बीच में लूज हुआ है दैट इज क्लास 3। तो कैसे याद रखेंगे, क्लास 4 तो क्या है 2 लीटर से ज्यादा या 2 लीटर से ज्यादा लॉस हो चुका है। ठीक है, और क्लास 1 क्या है 750 ml से कम लॉस हुआ है। ठीक है, उसके अलावा 750 का डबल क्या होता है 1500, तो क्लास 2 क्या होगा 750 टू 1500 ml का लॉस हुआ है। क्लास 3 क्या होगा 1500 टू 2000 के बीच में लॉस हुआ है। ठीक है, दैट इज दीज आर द 4 क्लासेस ऑफ हेमरेजिक शॉक। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स देखते हैं फ्रॉम क्लास 2 शॉक ऑनवर्ड्स। ठीक है, क्लास 2 या 2 से ज्यादा जो भी है 2, 3 या 4 यानी इनकी बात हो रही है, जो आपका पल्स प्रेशर होगा इट विल डिक्रीज। पल्स का प्रेशर क्या होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, पल्स प्रेशर कम पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी, पल्स का प्रेशर कम हो जाएगा और रेट इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी। व्हाई, बिकॉज बॉडी इज ट्राइंग टू ब्लो ऑफ CO2 टू कॉम्पेंसेट फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज्ड बाय लैक्टिक एसिड। ठीक है, उसके अलावा बीपी फॉल्स फ्रॉम क्लास 3 शॉक ऑनवर्ड्स। क्लास 3 और 4 के बाद क्या होगा, बीपी कोलैप्स होने लगेगा। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर हाइपोवॉलेमिक एंड हेमरेजिक शॉक।